मोदी फैंस, आई टेल यू व्हाट, मतलब मोदी जी की जहाँ तारीफ होती है वहाँ दो दो तीन तीन Now you got the Congress spokesperson. and now we've got the you got the Rahul Gandhi with a totally opposing view. लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र राजन जी, और वो ज़्यादातर ही इज़ वेरी बैलेंस्ड, मतलब अगर किसी ने अच्छा काम किया हो तो वो उसकी तारीफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है शायद यहाँ मोदी जी की भी तारीफ करेंगे वो। सुरेश चंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भारत, जय भारत। यस, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, क्या बात है साहब। यस यस यस। तो मोदी जी भी आपकी कैंपेन कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ करना है, कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो आप ही की कैंपेन कर रही है ना, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, मतलब अब तो भारत हो गया बिल्कुल टोटली। भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा आप इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इंडिया भी है, भारत भी है। सर हम तो भारत और इंडिया दोनों नामों से गर्व महसूस करते हैं सर जी। तो और आप देखोगे कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के माध्यम से भारत में अलग अलग राज्यों में काम करने वाली सारी पार्टियां जो मोदी सरकार के गलत कामों के बारे में लेकर उदासीन थी, खुश नहीं थे, लोग परेशान थे, ऐसे सारे लोग इकट्ठा आकर एक नया इंडिया का निर्माण करना चाहते हैं, नया भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और इस बात को लेकर जब उनको ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर काफी ताकत के साथ लोग जुड़ रहे हैं और उनके जो गलत कारनामे हैं उनके खिलाफ जोरदार एक मोर्चा का गठबंधन हो रहा है, इस बात से मोदी सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। और यही कारण है कि आज मोदी जी जो G20 का आयोजन कर रहे हैं हम लोग, और उसमें राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को जो एक निमंत्रण पत्रिका दी जाती है उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह वो रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया इस नाम से वो इतने डरे हुए हैं। हम मोदी जी से सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी, मोदी जी आप इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मोदी जी आप भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये विपक्ष के लिए आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार के दिमाग में या मोदी जी के दिमाग में जो डर निर्माण हुआ है, जो भय निर्माण हुआ है, उसके कारण इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें वो हमेशा जानबूझकर पर्पसफुली क्रिएट करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी को भारत और इंडिया इन दोनों नामों से गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन वो उनका सामने से ये है कि भाई जो इंडिया नाम दिया गया वो तो हमें विदेशियों ने दिया ना, हमारा नाम तो भारतवर्ष है, देश का नाम तो भारत है ना, तो उसमें तो मतलब सब लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। आप अगर आज के तारीख में देखोगे, इसरो, IIT, IIM, IPS, इस तरह के कई सारे हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है या अलग अलग योजना है, इन सभी में आई का मतलब इंडिया होता है सर जी। तो लेकिन बीजेपी सरकार अपने संकुचित विचारधारा के साथ एक बायस थॉट लेकर चल रही है और वो भूल रही है कि इंडिया हमें उतना ही जी प्राउड फील करता है जितना भारत प्राउड फील करता है। तो ये सारी चीजें हमें इस तरह की नहीं करनी चाहिए। और मुझे आपसे ये सवाल पूछना है सर कि मोदी जी को जब इंडिया गठबंधन बनने के बाद ही इंडिया नाम बदलकर भारत रखने की जरूरत क्यों फील हो गई सर? ऐसी क्या चीज आ गई? यही हम लोग पूछ रहे हैं सर। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खुद बीजेपी फॉर इंडिया का कैंपेनिंग किया है सर जी। मोदी फॉर इंडिया का कैंपेनिंग किया है सर, स्किल इंडिया किया है, फिट इंडिया किया है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी योजना जो है सर ना, ये इंडिया के साथ है। लेकिन इससे सर ये देश की जनता ये सारी चीजें देख रही है सर, केवल इंडिया गठबंधन को लेकर उनके मन में जो डर पैदा हुआ है और अपोजिशन के बारे में इनके मन में घृणा है सर। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, आपने इतना डरा दिया,
तो सुरेश चंद्र राजन जी, आप तो बड़े खुश होने चाहिए, मतलब आपको तो मतलब क्या है वो अमिताभ बच्चन साहब का जो डायलॉग है, खुश तो बहुत हो गए तुम, वो दीवार का मतलब वो आपके ऊपर अप्लाई होता है अभी। मोदी जी डर गए आपसे, बीजेपी भी डर गई। मोदी जी और भारतीय जनता और खास रूप से आरएसएस पूरी तरह से डरी हुई है सर। और आपको सर आरएसएस खुश है, आरएसएस बहुत खुश है। आरएसएस को तो सर संविधान ही नहीं चाहिए। मैं उसके ऊपर सर बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बीजेपी या मोदी जी का ये जो स्टैंड है भारत, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि मोदी सरकार आज के तारीख में क्या कर रही है। आज देश में बढ़ती महंगाई है, इस बढ़ती महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की नई अटकलें लेके आते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान बिल को लेकर देश का किसान चिंतित है, मोदी सरकार के विरोध में भड़का हुआ किसान है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार इस तरह की ये चीजें लेके आती हैं। उसके साथ साथ अदानी का घोटाला जो मोदी सरकार के नाक के नीचे हुआ है, इस मुद्दे को लेकर देश में सारे लोग आक्रोश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त लोगों के बीच में नाराजगी है। इन मुद्दों को लेकर ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ये सारी चीजें लेके आते हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है सर जी। मणिपुर के इस इशू को लेकर, मणिपुर की आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लेकर देश का हर एक नागरिक चिंतित है सर। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ये सारी चीजें लेके आती है। सुरेश चंद्र जी, लालू यादव जी और राहुल गांधी जी जो एक साथ वो पकवान बना रहे थे, बिरयानी बना रहे थे, अलग अलग जो बोल रहे थे कि पॉलिटिकल मसाला, जिस प्रकार से कह रहे थे कि राजनीतिक मसाला, लालू यादव जी पूरे राहुल गांधी जी के साथ बैठ के पूरे देश को ज्ञान दे रहे थे कि नफरत के राजनीति क्या होता है और प्यार और मोहब्बत के दुकान क्या हो रहा था राहुल गांधी जी। मगर आज के तारीख में बीजेपी यह कह रहा है कि राहुल गांधी जी प्यार और मोहब्बत के दुकान के बारे में बात कर रहे हैं, मगर नफरत के पूड़ी बेच रहे हैं। आपके साथ जूनियर स्टैलिन है जो सनातन धर्म को एकदम बोले कि इसको मिटाना है, उनको मिटाना है सर, उसको तो मलेरिया, कोविड, डेंगू इनके साथ जोड़कर बोले कि इसको हमको निकालना है, टोटली इरेडिकेट करना है। जूनियर स्टैलिन जो आपके एक मेन पार्टनर है, आपका बैकबोन भी है स्टैलिन। तो ये मोहब्बत प्यार के दुकान में ये नफरत की राजनीति, बोले कि राहुल गांधी आपको जवाब देना पड़ेगा। सुरेश चंद्र जी। सर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की ये नफरत की राजनीति करती है, या राहुल गांधी जिस सोच के साथ भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस कैंपेन को लेकर या राहुल गांधी जी की इस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से इसका विरोध किया है, इसके ऊपर आरोप करने का काम किया है। लेकिन हम सबको भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व इतिहास है, या भारतीय जनता पार्टी जिस फैक्ट्री में उनके नेता बन के उभर कर सामने आती है, इन भारतीय जनता पार्टियों की जो विचारधारा है, उनके ऊपर जो संस्कार हुए हैं, ये जाति और धर्म के बीच में झगड़ा लगाने का और समाज में नफरत फैलाने का लेकिन सुरेश चंद्र जी इतिहास रहा है सर। चलिए ये तो ठीक है, चलिए। और इसी बात को लेकर वो बार बार उसी विचारधारा को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, सनातन धर्म, सर एक मिनट, स्टालिन साहब जो हैं, उनके जो साहबजादे हैं, वो तो इंडिया का हिस्सा है ना। वो जब बोलते हैं कि सनातन धर्म को कोविड-19, मलेरिया और डेंगू या डेंगी जो भी कहते हैं, उसी की तरह इसको हमें खत्म करना है। और आप ही के कार्ति चिदम्बरम और आप ही के क्या नाम है उनका साहब, वो खड़गे साहब के साहबजादे जो हैं, हाँ, जूनियर खड़गे, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्या प्रवीण खड़गे साहब, यस खड़गे ऐसा कुछ नाम है उनका जी, वो उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब ये क्या है, ये अब जातिवाद की राजनीति कौन खेल रहा है? तो आप खेल रहे हैं ना अभी स्टालिन जूनियर साहब को सपोर्ट करके। सर आप अभी लालू प्रसाद यादव जी का जो खाना बनाने के ऊपर से एक खिचड़ी बनाने का आपने एक शानदार एग्जाम्पल दिया सर। मैं इस मुद्दे को लेकर आपको सर खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है।
खिचड़ी तो सारा मतलब आज देश में खिचड़ी के बिना कुछ मिलेगा ही नहीं सर आपको। जिस तरह की राजनीति है या जिस तरह की और political- लालू जी ने राहुल गांधी जी के साथ जो चंपारण मटन बनाया, आय हाय हाय, मतलब मुंह में पानी आ गया देख के। जी बोलिए सर। सर आज आप जिस विचारधारा की, देखो ये खिचड़ी, पॉलिटिकल खिचड़ी की हम जब बात करते हैं तो आज मोदी सरकार की जो नीति है ना, उस नीति के खिलाफ ये सारे लोग परेशान हैं। इन लोगों को उन्होंने जो पार्टी ने, जिस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उस आवाज को दबाने का काम किया है। अगर वो बात करके, डायलॉग करके उनके साथ नहीं आते हैं तो अलग अलग एजेंसियों का उपयोग करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अभी आप स्टालिन की बात करते हैं, स्टालिन ने एक स्टेटमेंट किया, या उनकी जो भूमिका है उसको कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट उसको सपोर्ट करते हैं, ये आपका सवाल है, राइट जी। और कार्ति चिदम्बरम साहब भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तमिलनाडु से। नहीं, मैं वो आपको कहते वही हैं बात कि तमिलनाडु के संदर्भ में जो उन्होंने कहा है, सनातन धर्म का मतलब है घनघोर जातिवाद तमिलनाडु। सर जी सर, बोलिए। मैं आपके मुद्दे से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बात हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने की बात करते हैं, और जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप करते हैं, उसी अजीत पवार को साथ में लेके महाराष्ट्र में सरकार चलाते हैं सर। जिस ऐसे कई सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ आता है वो सारे सर स्वच्छ हो जाते हैं। वो एकदम वॉशिंग मशीन में जिस तरह से कपड़ा धोने के बाद साफ होता है उस तरह से साफ होते हैं। लेकिन स्टालिन साहब के कथन के ऊपर आप जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं सर। जी बोलिए ना। उनकी एक व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है या कांग्रेस पार्टी की जो काम करने की शैली है वो उन्होंने तो मतलब कार्ति चिदम्बरम साहब की भी व्यक्तिगत टिप्पणी है, अपने खड़गे जूनियर साहब की भी व्यक्तिगत टिप्पणी है, कहने का मतलब ये हुआ। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत ये स्टेटमेंट नहीं है, ये बयान नहीं है। कांग्रेस में कई सारे नेता है, नेताओं के स्टेटमेंट में थोड़ा मतलब 19-20 हो सकता है, लेकिन चिदम्बरम साहब के स्टेटमेंट को लेकर वो कांग्रेस का स्टेटमेंट है, इस तरह की भूमिका हम नहीं ले सकते सर। कांग्रेस ने कभी भी जाति, धर्म या वर्ण के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा एक सेकुलर विचारधारा को लेकर काम करने का काम किया है। जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि ये व्यक्तिगत राय है स्टालिन जूनियर साहब की, ये हमारी राय नहीं है, हम इससे सहमत नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन खड़गे साहब जो हैं, प्रवीण खड़गे साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। और कार्ति चिदम्बरम साहब जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि स्टालिन साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसा कल कहा गया है और साफ तौर पर जाहिर सभा में कहा गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। नहीं सर, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे, आज महाविकास आघाड़ी में शिवसेना राष्ट्रवादी के साथ कांग्रेस है। शिवसेना की विचारधारा पूरी तरह से हिंदुत्व के साथ खड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस कभी भी हिंदुत्व का विचार लेके नहीं जाएगा। कांग्रेस सेकुलर विचारधारा के साथ जाता है। कांग्रेस तो सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर सभी के कल्चर का, सभी के संस्कृति का आदर करके। इनफैक्ट प्रदीप जी, इफ यू रिमेंबर, एक सेकंड, सुरेश चंद्र राजन जी, एक मिनट, प्रदीप जी, इफ यू रिमेंबर, केसी वेणुगोपाल साहब यस्टरडे इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि भाई हम कांग्रेस के हैं तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। एक ही कोalition के अंदर अलग अलग विचारधारा हो सकती है, वो उनकी विचारधारा है, हमारी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन सर अगर आज हम लोग महाराष्ट्र के ऊपर आए, चलिए ये बात तो चलती रहेगी, जाने दीजिए। महाराष्ट्र के ऊपर आए, ये मराठा आरक्षण को लेकर के क्या हो रहा है सर? अब 4 दिन की डेडलाइन दी गई है कि या तो जीआर इशू करिए वरना आमरण अनशन इसी तरीके से चलता रहेगा। अभी भी चल रहा है, तो ये क्या है? जीआर इशू कर सकते हैं क्या सर, बताएं। सर ये क्या है कि मराठा आरक्षण को लेकर ना आज स्टेट की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये सारे लोग ना मराठा आरक्षण के खिलाफ लोग हैं। आपको मालूम होगा जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त तो मराठाओं को आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के जो आज पार्टी के लिए काम करने वाले गुणवत्ते सदावर्ते, उन्होंने इस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गए, याचिका दाखिल की और आरक्षण वहां पे टिक नहीं पाया सर।
उसके बाद आज आज मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में पूरा मराठा समाज आज रास्ते पे उतरा है और सरकार को उनकी भूमिका को लेकर कई सारे सवाल पूछे हैं। मराठा आरक्षण अगर टेक्निकल लेवल पे हम लोग देखते हैं, लीगल ग्राउंड पर देखते हैं, तो जब तक मराठा आरक्षण को अगर आपको सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ आरक्षण देना है तो आपको 50% जो रिजर्वेशन का कैप है उसको आपको निकालना पड़ेगा और ये पूरी तरह से ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट की या अजित पवार गुट का कोई भी नेता मोदी जी के पास जाके उनको कहता नहीं है कि सर मराठा आरक्षण देना है तो हमें ये कानून में बदलाव लाना चाहिए, और उस तरह का इन्होंने कोशिश नहीं किया है। इसलिए आपने कल देखा होगा इस स्टेट के सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा समाज की माफी मांगनी पड़ी और देवेंद्र फडणवीस ने कल माफी भी मांगा है सर जी। तो सूरज चंद्र, हाँ आप बोलिए प्रदीप जी, और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि मुझे 4 दिन का टाइम दे दो मैं जीआर निकालता हूं, लेकिन उस अगर समझो कल जाके इस मराठा आंदोलन को खत्म करने के लिए अगर वो इस तरह का जीआर भी निकालती है तो उसको लीगल ग्राउंड में कितना आधार है, वो क्या वो एक दिन में निकाला गया जीआर कोर्ट में टिक पाएगा, इसके ऊपर भी कई सारे सवाल लेकिन क्या प्रदीप, यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, सुरेश चंद्र राजन जी आप भी शायद कानून के जानकार हैं, मतलब मुझे ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब रिजेक्ट हो चुकी है कोई चीज उसके ऊपर क्या जीआर निकाला जा सकता है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वोंट दैट बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? वो कोर्ट की अवमानना नहीं होगी क्या? सर कोर्ट को मानने वाले लोग नहीं है सर ये। ओह ओके। तो ये जो संविधानिक जो हमारी संस्थाएं है अगर उनके दायरे में रह के ये काम करते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो अपात्र जो एमएलए है उनका जो 16 अपात्र एमएलए है उनका इश्यू आपको एक ना सीमित समय में उसके ऊपर आपको निर्णय देना था। आज कई महीने बीत गए हैं, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या यहाँ के राहुल नार्वेकर जो हमारे यहाँ के सभापति है कोई काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर सर, और इनको ना कोर्ट में वो टिकेगा, कोर्ट का अवमान होगा इस बात की उनको चिंता नहीं है सर। उनको इस बात की चिंता है कि आज मराठा समाज उनके खिलाफ खड़ा है, रास्ते पे उतरकर बीजेपी की हाय हाय कर रहा है। अगर इस आंदोलन को खत्म करना है, मराठा समाज को खुश करना है और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ पॉलिटिकल फायदा या पॉलिटिकल गेन करना है तो इस तरह का वो जीआर निकालेंगे सर। ना सुरेश चंद्र जी, आप देखो कल विजय विदेटीवार साहब जो कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर है विजय विदेटीवार साहब ने कल कुछ और बोला था, बोला कि अगर वो बैठता नहीं तो ओबीसी का जो जितना कोटा है उसमें से दे दो। भुजबल साहब ने ऑब्जेक्शन उठाया, भुजबल साहब बोले ये हो ही नहीं सकता, फिर एक दूसरे ओबीसी का आंदोलन तैयार हो जाएगा कि उनके कोटा में से आप कैसे मराठा को। तो ये अलग 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 चीज जो चल रहा है। और राज ठाकरे जी जब गए थे तो क्लियर कट उन्होंने कहा कि नेता लोगों को बहला रहे हैं, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, गलत प्रॉमिसेस दे रहे हैं और ये गलत प्रॉमिस की वजह से एक से एक चीज यहां पर अब हो रहा है। तो असलियत यह है कि शायद मुश्किल है ये होना, मगर ये फॉल्स प्रॉमिसेस की वजह से सब आंदोलन हो गए, सब रास्ते पे उतर आ गए, मिसगाइड हो रहा है और इसका कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। सुरेश चंद्र जी, हॉनेस्टली आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? सर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ना, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन में मराठा समाज को आरक्षण देना हाईली इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि ओबीसी समाज का इसके लिए बड़ा विरोध है। ओबीसी समाज कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है उसमें से उनको रिजर्वेशन। और आज आपने पूरे महाराष्ट्र में देखा होगा, विजय वडेट्टीवार हो या अलग अलग ओबीसी संगठन के जो नेताएं हैं उन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आंदोलन करके इस सरकार का विरोध किया है और उन्होंने कांग्रेस से लेके ओबीसी के सारे संगठनों ने कहा है कि वो मराठा समाज को अगर आप 16% आरक्षण देना चाहते हैं या 18% आरक्षण देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये 50% की जो लिमिट है रिजर्वेशन की उसको हटाने के लिए मोदी सरकार के पास फॉलोअप करो और सरकार को बोलो कि इसमें अमेंडमेंट करे कानून में और उसके बाद ही मराठा समाज को आरक्षण दे। और हम देखो, हम तो चाहते हैं कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मराठा समाज में
भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। जिस तरह से दलित समाज को आज रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उसी तरह से मराठा समाज में जो गरीब लोग हैं जिनको समाज के मुख्य प्रवाह में आना है, ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलना जी। चाहिए। और रिजर्वेशन के इस भूमिका को लेकर कांग्रेस हमेशा से मराठा समाज के रिजर्वेशन के लेके काफी प्रयास कर रही है और उनके साथ खड़ी हुई है। चलते चलते सुरेश चंद्र राजन जी ये बता दें कि ये इंडिया विच इज नाउ भारत, और अब भारत ही हो जाएगा क्योंकि मेजोरिटी तो है इनके पास, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सर? हर जगह पे आप भारत बोलेंगे, अब भारत। मुझे ऐसे लगता है इंडिया का ये भारत नहीं कर पाएंगे क्योंकि राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं है सर। सुरेश चंद्र जी, आगे चल के ये स्पेशल सेशन जो बुलाया उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा क्या, वुमेन रिजर्वेशन आएगा क्या, एक देश एक इलेक्शन आएगा क्या, या भारत को चेंज करने, इंडिया को चेंज, तो कितने सारे मुद्दे लेकर सामने 9 महीने में इलेक्शन है सुरेश चंद्र जी। तो असलियत मीन्स आप लोग क्या देख रहे हो सामने? सर मुझे ऐसे लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कंसेप्ट है ना, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और आपने देखा होगा कि आज जो ये 5 राज्यों के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें बुरी तरह से हार रही है। और उनको ऐसे लगता है कि इस तरह के कोई हम कदम उठाते हैं तो ये आने वाले इलेक्शन में उनको फायदा होगा। आपको मालूम होगा सर कि ये 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर दिया था सबको, और उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था इसी मुद्दे को लेकर। और इनमें मेजॉरिटी आप लोगों ने कहा था कि अगर इस तरह का कोई आपको वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की बात आपको सामने लाना है, इस तरह से करना है, तो इसमें एक संवैधानिक संशोधन होने की आवश्यकता है। लेकिन इन्होंने अभी क्या किया है, कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी को इन्होंने पहले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देके रखी हुई है। और इनको, इस कमेटी को मालूम है कि उनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप इसमें फाइंडिंग्स क्या लाने हैं। तो इसका इस तरह की कमेटी का कोई मतलब नहीं है सर। और मुझे ऐसे लगता है, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है, ये इस तरह का मोदी सरकार की जो ये भूमिका है, ये संघीय ढांचे के ऊपर ही आक्रमण है। लोकतंत्र खतरे में है और डेमोक्रेसी से हम लोग डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं। और जब तक ये संवैधानिक संशोधन नहीं होता है, तब तक ये इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि उनको ये पॉसिबल भी नहीं होगा सर। और हम कांग्रेस, लेकिन एक चीज तो है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा की तो तैयारी हो रही है। मैंने सुना है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। सर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 चल रहा है। और आपको मैं महाराष्ट्र की जब बात करूंगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले हमने लोगों का अनावरण भी किया था। और कल से हमारी महाराष्ट्र में जनसंवाद यात्रा शुरू हो चुकी है सर। ये हम सारे रीजन वाइज कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता है उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और वो हिसाब से केवल मराठवाड़ा में जो मराठा आरक्षण का मुद्दा लेकर वहां का जो वातावरण है वो बहुत सेंसिटिव हुआ है। इसके कारण वहां पे हम लोगों ने कुछ दिन के लिए जनसंवाद यात्रा को पोस्टपोन किया है सर। बाकी रीजन में हमारा बहुत ही ताकत के साथ जनसंवाद यात्रा चल रही है। और इन जनसंवाद यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का जो विचार है उसका प्रचार और प्रसार कर रही है। और मोदी और विशेषता महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस और अजित पवार सरकार ने जो लोगों के खिलाफ जो काम किए हैं, उस कामों को लेकर, सरकार की गलत नीति को लेकर भांडाफोड़ करने का काम कर रहे हैं। लोगों की जो समस्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, एक चीज तो साफ है, ये इंडिया अलायंस की तीसरी मीटिंग हुई और उसके बाद एक स्पेशल सेशन अनाउंस कर दिया गया पार्लियामेंट का, जिसमें इंडिया का नाम अब भारत ही रहेगा। नॉट इंडिया, दैट इज भारत। अब वो भारत हो गया है। तो मतलब यू हैव सक्सीडेड। कहने का मतलब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सफलता प्राप्त हुई है, इसमें दो राय नहीं। सर राहुल गांधी जी एक संदेश देते हैं, डरो मत जी। वो जो इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग डरे साथ आए हुए हैं ना, इन लोगों ने ठान लिया है कि मोदी सरकार को अभी डरना नहीं है, जुड़ेगा, कोई डर नहीं रहा है। लेकिन बात, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जी सर।
क्या बात है। चलिए सुरेश चंद्र राजन जी, जाते जाते मैं आपको इतना ही कहूंगा सर, हम इंडिया और भारत इन दोनों नामों से गर्व महसूस करते हैं सर। वी फील हर कोई करता है, हर एक कोई करता है, हर एक भारतीय करता है, इसमें मोदी तो जी दो राय भूल नहीं। रहे हैं सर। हर एक भारतीय करता है। थैंक यू जी सो सर, मच जी सर। सुरेश चंद्र Yes, sir. राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवा। जय महाराज, जय भगवान सर। थैंक यू सर। Thank you. And at the moment with us from